हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि 100 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा होता है, 100 नंबर का। इस सब्जेक्ट में तो ये प्रैक्टिकल है नहीं, इसलिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। अब देखिए, परीक्षा जो है ना, अब बहुत नजदीक है, तकरीबन 50 दिन के आसपास बचा हुआ है ना। चैप्टर बहुत सारा है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन अब मतलब इतना कम दिन में किस तरह से तैयारी किया जाए, ठीक है, ताकि पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव 50 बन जाए। 100 में 50 बनाना होता है। तो जो क्वेश्चन बैंक है ना, जैसे 2009 से लेके 2025 तक जितना प्रश्न पूछा गया है, अगर सारे प्रश्न को है ना डिस्कशन के साथ अगर तैयार कर लिया जाए, तो मेरा अनुमान है कि आप आराम से 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बना दोगे। तो 2009 से लेके 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक है ना वो पहुंचाए, है ना, आप लोगों को वो सारा बताए। तो उनका ये पहला क्लास है, ठीक है, और हम प्लेलिस्ट बना देंगे पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव नाम से। आप वहां जाइएगा और है ना देखिएगा क्रम से। तो ये पहला क्लास है, ठीक है। चलिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। कोशिश करेंगे कि हर क्लास में 50-50 ऑब्जेक्टिव कम से कम करा दें, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। अब आपको पता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो थोड़ा सा ये जो डिस्कशन साइड में लिखेंगे ना, इसको भी आप लोग थोड़ा कॉपी में रखिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत देश के राष्ट्रपति का, तो भारत देश के जो राष्ट्रपति है, भारत देश की संविधान का अनुच्छेद 52 यानी 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। और भारत देश का जो राष्ट्रपति होता है, आप सबको ही मालूम है कि भारत देश का राष्ट्रपति जो है, ये भारत का पहला नागरिक कहलाता है। और भारत देश के राष्ट्रपति बनने के लिए आप लोग उम्र बता दो, तो कहोगे सर उम्र जो है ना भारत देश के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। भारत देश का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो उम्र याद रखना 35 वर्ष। और भारत देश के जो राष्ट्रपति होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखना जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वही जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर भारत का राष्ट्रपति अगर ये चाहे कि मैं त्याग पत्र दे दूं, इस पद को छोड़ दूं, तो किसको त्याग पत्र सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति को, है ना, ध्यान रखना, किसको त्याग पत्र सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। और भारत देश का जो पहले राष्ट्रपति थे, वो आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने। मालूम है आप लोगों को, 1950 में बने, और 1950 से लेके 1962 तक जो है ये भारत देश के राष्ट्रपति रहे, 50 से 62। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल को पूरा किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी एक बार बनते हैं तो 5 साल रहते हैं, ठीक है। तो एक कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो एकलौते राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल को पूरा किया है। बाकी कोई भी राष्ट्रपति जो है 2 कार्यकाल को पूरा नहीं किया है, ठीक है। और सबसे लंबे कार्यकाल तक का राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे नंबर का जो राष्ट्रपति है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इसको तो आप लोग जानते होंगे। इसी का जो बर्थ डेट है, ठीक है ना, जिस पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, ठीक है। और तीसरे जो राष्ट्रपति हुए, तो भारत देश के वो तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, ये भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति हुए। और आपको याद रखना है, सबसे लंबा कार्यकाल तक राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल का राष्ट्रपति जो है, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और सबसे कम, है ना, सबसे कम कार्यकाल मतलब सबसे कम दिनों का राष्ट्रपति,
है ना, सबसे कम कार्यकाल अगर पूछेगा, है ना, कम दिनों का राष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो तीसरे राष्ट्रपति थे। इसी तरह से आइएगा तो अभी जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। आप लोगों को मालूम है 2022 में ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, और 27 तक रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान में राष्ट्रपति है। अगर आपसे ये पूछ लेना कि भारत देश का पहला महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, पहला महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, पहला महिला राष्ट्रपति आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये पहला महिला राष्ट्रपति हुए, ठीक है। इसका कार्यकाल 2007 से लेके 2012 तक रहा था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बोलिए राष्ट्रपति भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत के कौन से संविधान के आर्टिकल में, 52 में। और भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। उम्र कितना चाहिए इसके लिए, 35 वर्ष। शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबे कार्यकाल का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे नंबर का सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और सबसे कम, है ना, कार्यकाल इसी का रहा। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है जो 2022 में बनी है और अभी तक है, ठीक है। और महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल टिक करना है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग, है ना, पहला नंबर का उत्तर दीजिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। आपको दिख रहा होगा कि भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का आंसर ये हो गया। क्लियर, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न पढ़िए कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, है ना, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। द्वितीय हुआ था 1900, कब बताओ, 1900 हुआ था। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, है ना, प्रथम भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव पूछेगा तो 1957 और प्रथम आम चुनाव पूछेगा तो 1952। देखिए आम चुनाव, अब देखो सेकंड नंबर में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। अगर आपसे बोले ना आम चुनाव, तो आम चुनाव का मतलब आपको समझना है लोकसभा चुनाव, ठीक है। आम चुनाव का मतलब हुआ लोकसभा का चुनाव, ठीक है। आम चुनाव का मतलब हुआ लोकसभा का चुनाव। और ये चुनाव जो होता है इसमें जो जीतते हैं, है ना, उसको सांसद कहा जाता है, ठीक है, यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और ये आम चुनाव जो होता है इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, है ना, देश का राजा, ठीक है। और जो विधानसभा चुनाव होता है वो मुख्यमंत्री के लिए होता है जिसमें विधायक बनता है, ठीक है। और पहला आम चुनाव जो है आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, ठीक है, प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। आप कहोगे कि सर पहला आम चुनाव जो है वो तो 1951 के अक्टूबर महीने से, देखो पहला आम चुनाव 1951 के अक्टूबर महीने से फरवरी 1952 तक चला, लेकिन मतदान जो है ना 1952 के वर्षों में ज्यादा हुआ, इसलिए आपको, है ना, इसलिए माना जाता है कि पहला आम चुनाव का वर्ष 1952 को, ठीक है। तो कहोगे सर पहला आम चुनाव के समय में कितने मतदाता थे, है ना, जो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ उस समय भारत देश के अंदर में 17 करोड़ मतदाता था, ठीक है, 17 करोड़ जो है मतदाता उस टाइम पर थे। और प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, प्रथम आम चुनाव में 489 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था, ठीक है, लोकसभा के 489 सीटों पर चुनाव हुआ था। और इस 489 सीटों में से कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जो है यह 364 सीट लाए थे, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, क्लियर। और सेकेंड स्थान पर जो रहा था, ठीक है, सेकेंड स्थान पर जो रहा था
तो उस पार्टी ने मात्र कितना सीट लाया था? 16 सीट लाया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, सेकंड स्थान पर रहने वाला जो पार्टी था कम्युनिस्ट, उनको मात्र कितना सीट मिला था? मात्र जो है उनको 16 सीट मिला था। अब आप समझ सकते हो कि प्रथम आम सभा के चुनाव में, ठीक है, प्रथम आम सभा के चुनाव में कांग्रेस का कितना ज्यादा बोलबाला था, है ना। तो अगर प्रथम आम चुनाव में द्वितीय स्थान पर कौन रहा था, तो अगर आपसे पूछे ना सेकेंड पोजीशन पर कौन रहा था, तो द्वितीय स्थान पर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी रहा था। ठीक है, इसको कितना सीट मिला था? तो इनको टोटल 16 सीट मिला था। बताइए, पहले स्थान पर जो रहा 364 सीट कांग्रेस लाई थे, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और जो द्वितीय स्थान पर आने वाला राजनीतिक दल था वो था कम्युनिस्ट पार्टी, केवल 16 सीट लाए थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आम सभा चुनाव को ही लोकसभा चुनाव कहा जाता है। इसमें जो सदस्य जीतते हैं ना उसको एमपी यानी सांसद कहा जाता है, और ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। और प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय 17 करोड़ मतदाता था प्रथम आम चुनाव के समय में, और 489 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीट प्राप्त करके, है ना, प्रधानमंत्री अपना बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, और दूसरे स्थान पर जो राजनीतिक दल रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी था, जो 16 सीट के साथ दूसरे स्थान पर था। अब देखिए, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न, अब आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1952 में हुआ। दूसरा वाला पूछेगा तो आपको पता है कि आम चुनाव 5-5 वर्षों में होता है, तो दूसरा वाला 57 में हुआ। तीसरा वाला कब हुआ? 57 में 5 जोड़ दीजिए तो 1962 में तीसरा वाला होगा। ठीक है, इतना बातें तो आपके समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर का प्रश्न को देखिए कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखो, अगर मैंने अभी क्या कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र बतलाया आपको, है ना, एज बताए 35 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना 25 साल हो गया। ठीक है, 25 साल में प्रधानमंत्री बन जाओगे। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के लिए आपको जो है ना एज कितना का आवश्यकता है, इसमें एज आप 25 में बन सकते हैं। ठीक है, 25 वर्ष में बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए भी 25 चाहिए। अच्छा, एक बात और, 25 साल में ना आज तक कोई अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री बने नहीं है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री जो बने थे वो राजीव गांधी बने थे। ठीक है, उस समय उनका 40 वर्ष का उम्र था। और सबसे जो उम्रदराज प्रधानमंत्री, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में जो प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, वो है मोरारजी देसाई, जो 81 वर्ष की उम्र में बने थे। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री अगर पूछेगा कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। और पहला जो प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, जो पहले प्रधानमंत्री हुए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये पहले प्रधानमंत्री थे, और सबसे लंबा कार्यकाल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है ना। सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री अपने भारत देश के अभी तक के पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है अब कांग्रेस अब पार्टी जो है अब किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएगा, है ना, पार्टी निर्णय लेगा। तब तक इस पद को कौन संभालेगा, तो उसके लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को, है ना। ध्यान रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये कैसे प्रधानमंत्री थे? कार्यवाहक, यानी जब तक पार्टी निर्णय नहीं लेता है कि किसको बनाना है, ठीक है, तब तक जो है यही काम करेगा। और 13 दिन के लिए, कितने दिन के लिए बना था ये? 13 दिन, मतलब 13 दिन के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो दूसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर ही पाकिस्तान से 1965 का युद्ध हुआ था, है ना। उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे, और यही लाल बहादुर शास्त्री है जिन्होंने नारा दिए थे जय जवान जय किसान का। ठीक है, फिर लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो जाता है तो अब फिर किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? तो बीच में फिर गुलजारी नंदा को 13 दिन के लिए जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को जो है, गुलजारी लाल नंदा को फिर से 13 दिन के लिए
13 दिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। बाद में फिर पार्टी निर्णय लेती है और तब जाकर तीसरे नंबर का जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी बन जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनती है और उसके बाद 77 तक ये रहती है। और 77 में जो आम चुनाव हुआ था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई 1977 में, और चौथे नंबर का जो प्रधानमंत्री है वो बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई, जिसके बारे में अभी बतलाया ना कि सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री जो है यही मोरारजी देसाई थे। 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं, जनता पार्टी से। ठीक है, तो और 5वें नंबर में जो है चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह। तो अब तो है ना ये सारा आपको बातें याद हो गया होगा। अगर आपसे पूछे पहले नंबर का प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये दूसरे का लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे में इंदिरा गांधी, चौथे में मोरारजी, 5वें में चौधरी चरण सिंह। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जलाई। ठीक है, जलाई मोच। ठीक है, मोच है ना, ये मोच है ना, ये जलाई मोच। जो से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ला से हो गया लाल बहादुर शास्त्री, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, मो से हो जाएगा चौथे नंबर में मोरारजी देसाई, और चो से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। आप याद करिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, किसने स्थापना किया था, तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है 1885 की बात किया है ना, तो आपको याद होगा बंबई के अंदर में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में। देखो 1885 में क्या हुआ था, 1885 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था A.O. ह्यूम, है ना। तो इसी A.O. ह्यूम ने, है ना, A.O. ह्यूम ने जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। यानी कांग्रेस पार्टी, है ना, 1885 में कौन सा पार्टी बना था, कांग्रेस पार्टी बना था। और कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था, तो A.O. ह्यूम इसका संस्थापक था। ठीक है, और ये जो कांग्रेस पार्टी है इसका प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र जो है बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस पार्टी का पहले चिन्ह क्या था पता है, 2 जोड़ा बैल, है ना। अभी तो कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है हाथ का पंजा छाप, इतना सा हिस्सा है ना, हाथ का पंजा, ये अभी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन पहले क्या था, पहले था 2 जोड़ा बैल। तो आपको याद रखना है 1885 में कौन सी पार्टी बना, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। किसने, इसका संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम, ये अंग्रेज थे। ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे ना 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, तो आपको लिखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 के अंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत की है। आपको याद है गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। पहला नंबर में 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। ठीक है, पहला सत्याग्रह उसका था चंपारण से, जो बिहार में पड़ता है। अभी चंपारण 2 पार्ट में हो गया, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। तो वहीं 1917 में गांधी जी जो है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आपको याद रखना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा ही 1917 में किया गया था। फिर गांधी जी ने ही 1918 में जो है खेरा आंदोलन हुआ इसके नेतृत्व में। ठीक है, ये खेरा गुजरात में पड़ता है, वहां पर जो है ना जो किसान थे, है ना, उनके लिए इन्होंने आंदोलन किया था खेरा के अंदर में, गुजरात के अंदर में। ठीक है, और तीसरा जो आंदोलन गांधी जी ने किए वो 1920 में गांधी जी ने तीसरा आंदोलन इसके नेतृत्व में हुआ था, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन बोलते हैं। और 1930 में, इसके 10 साल के बाद 1930 में जो है गांधी जी के नेतृत्व में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही 1930 के अंदर में हुआ। और फिर गांधी जी के नेतृत्व में ही, है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और आपको पता होगा कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन की छत्र छाया में जो है
भारत देश को आजादी भी मिल जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, मतलब देश को आजाद ही कर दो या देश के लिए शहीद ही हो जाओ। ठीक है, ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो 1930 में आप देख सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये लिस्ट भी आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा, कॉपी में रखिएगा, देखते रहिएगा तो परीक्षा में काम आएगा। ठीक है, तो 1930 में कौन सा आंदोलन से जुड़े थे गांधी जी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब आपको पता होगा कि भारतीय जो संविधान है, अगर हमें लागू करने की बात बोले ना, तो आप 26 जनवरी 1950 लिखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में इंडिया के अंदर में आया, उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें भारत के संविधान को बनाने के लिए 389 सदस्य चुने गए। 389 सदस्य चुने गए, जो कि बाद में पाकिस्तान का विभाजन होने से भारत में 299 सदस्य बच गए थे। उन सारे सदस्यों ने मिलकर के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत देश का संविधान को तैयार किया। और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर के तैयार हो गया। अब जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, तो इस दिन जो है ना संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है, इस दिन संविधान को जो है आंशिक रूप से लागू किया गया, यानी संविधान के कुछ हिस्सों को जो है ना आंशिक रूप से इसको लागू किया गया। कुछ हिस्सों को लागू कर दिया और कुछ हिस्सा को लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा ना। संविधान जो है पूर्ण रूप से अगर लागू पूछेगा कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। और आंशिक रूप से अगर पूछे संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो ये इसका भी आंसर जो है ना अंगीकृत, ये अगर शब्द रहेगा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और ये जो 26 नवंबर 1949 है ना, इसको आंशिक रूप से जो संविधान का कुछ अंश को जो लागू किया गया, तो आपको याद रखना है कि संविधान दिवस जो है ना, संविधान दिवस भी जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है ना। प्रत्येक साल 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस यानी विधि दिवस मनाते। और एक आप लोग एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ, भारत देश स्वतंत्र कब हुआ, तो आपका उत्तर एकदम आसान होगा, है ना, देना। और बोलिए भारत गणतंत्र कब बना। ठीक है, भारत स्वतंत्र कब हुआ और भारत गणतंत्र कब बना, ये 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, बताइए आजादी कब मिली देश को, 15 अगस्त 1947 को। तो भारत देश स्वतंत्र हुआ कब, 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस दिन आजादी मिला। और गणतंत्र कब हुआ, यानी संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र हुआ। तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अब बताइए आप लोग भारत का संविधान कब लागू हुआ। 6 नंबर का आसानी से आप उत्तर दे सकते हो कि सर भारत का जो संविधान है ना, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए भारत देश का जो पहला उपराष्ट्रपति है ना, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद वे राष्ट्रपति बन गए। तो प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तीसरे नंबर में थे वीवी गिरी। ठीक है, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मृत्यु के बाद जो है ना राधाकृष्णन, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु के बाद ये भारत देश के जो है क्या बन जाते हैं, दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जो ये उपराष्ट्रपति है ना, ये वाला पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना उम्र चाहिए, 35 साल। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना उम्र चाहिए, 35 साल चाहिए। ठीक है,
अब 8 नंबर में है मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने होंगे, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, ऐसा लगता है ना कि एक दूसरे का पूरक है। मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे भारत देश में जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान गांधी जी के लिए है ना, पाकिस्तान में वही रिस्पेक्ट जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है। और जिस तरह से भारत का राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता जो है मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध इतना ठोस है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग पार्टी के संस्थापक यानी उसको बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है ना, ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है, इसका गठन हुआ था, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पार्टी का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी का गठन 1906 में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे ना इस पार्टी का, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, गठन कहां पर हुआ था, जो है ना प्रेजेंट टाइम का जो ढाका है ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहीं पर इसका गठन हुआ था। और इसके संस्थापक जो है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, इसके संस्थापक था एक आगा खां। ठीक है, एक आगा खां और प्लस जो है सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सलीमुल्लाह खां और भी कोई एक व्यक्ति थे। इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना ढाका के अंदर 1906 में किया। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, स्थापना के 7 साल के बाद 1913 में जाके 1913 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये 1913 में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग पार्टी से जुड़ा और मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत किया। और जो है कि मुस्लिम लीग पार्टी और मोहम्मद अली जिन्ना की ही जीत पर आपको मालूम है कि भारत का विभाजन भी हुआ और एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण भी होता है। तो पूछेगा कि मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 के अंदर हुआ था। पूछेगा कहां पर हुआ था, तो ढाका के अंदर हुआ था। किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद करिए ना, जिसने ये बोला था ना उसी को लोकमान्य का उपाधि भी दिया गया है। बताओ लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो कहोगे सर जयप्रकाश नारायण, तो आंसर गलत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है ना, गरम दल के 3 नेता आपको मालूम है ना, लाल बाल पाल के नाम से फेमस है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है, देखिए ये जो है ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है, ठीक है, अधिकार है, ये था बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, है ना, इसको ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, और एक बहुत अच्छा फेमस नारा है कि तुम मुझे खून दो, है ना, बताओ आप सब क्या होगा इसका आंसर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका आंसर का मतलब कि ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा भी दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा पूछेगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूछेगा बताओ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और 3 नंबर में देखो ध्यान देना, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, ये बहुत फेमस नारा है ना, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आप लोग बताओ संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये सब जो साइड में लिख रहे हैं ना, इन सबको भी आप कॉपी में नोट करना। ठीक है, और इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, परीक्षा में आपको बहुत मदद होगा। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था, है ना, ये ध्यान रखना है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद जो है आप बताओ करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, करो या
मरो का नारा किसने दिया था? तो कहोगे सर ये तो एम गांधी का है ना, महात्मा गांधी का ये नारा है। इसके अलावा लास्ट एक नारा और देख लीजिए, पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये नारा किसका था? पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज का नारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था पूर्ण स्वराज का। तो ये सब आप थोड़ा सा कॉपी में एक साइड में लिख भी लीजिएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, बाल गंगाधर ये तिलक का कहना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? देखो जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। 2019 से ही एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री है और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। लेकिन जो भारत देश जब आजाद हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उस समय विदेश मंत्री कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखे हुए थे। इसका मतलब है ना, तो इसका मतलब हुआ कि पहला प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद थे। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है, तो इसमें भी आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आंसर लिखिएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखे हुए थे, ठीक है। इसके बाद है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जिसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। एक बात और ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? देखो दल मतलब यहाँ पर है राजनीतिक दल से। अब भारत देश में देखो ना, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, टीएमसी है। भारत देश में ना 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल है, इतने सारे राजनीतिक दल है ना, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल मिलाकर के, है ना, 2500 प्लस राजनीतिक दल है और जो चुनाव लड़ती है, सत्ता में आने का प्रयास करती है। लेकिन कुछ ऐसे देश है दुनिया में, जैसे चीन हो गया, चीन में बस एक ही राजनीतिक दल है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, हमेशा उसी का सरकार रहेगा, दूसरा कोई पार्टी ही नहीं। उत्तरी कोरिया ले लीजिए, वहां पर भी वर्कर्स पार्टी की सरकार है ना, तो बस एक ही पार्टी रहेगा। तो ये जो चीन और उत्तरी कोरिया हो गया, क्यूबा वगैरह हो गया, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, वहां पर एक ही राजनीतिक पार्टी का राज है। और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर केवल 2 राजनीतिक दल होता है, एक सत्ता में रहता है तो दूसरा विपक्ष में रहता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। और इंग्लैंड ले लीजिए, इंग्लैंड में भी द्विदलीय व्यवस्था है, एक सत्ता में दूसरा विपक्ष में रहता है। लेकिन भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारा राजनीतिक दल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुदलीय, ठीक है। और एक दलीय पूछेगा तो चीन, क्यूबा, ठीक है, बहुदलीय राजनीति, बहुदलीय व्यवस्था जो है, बहुदलीय व्यवस्था जो है ये भारत के अंदर में। अगला प्रश्न है कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत बना था? देखिए अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बना था? जैसे ना आजादी, ये देखिए 1946 में अंतरिम सरकार बना, तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, कि भाई आप लोग संविधान वगैरह अपने देश का बनाइए। और उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया, है ना। और उसमें जो है अलग अलग जो भारत के नेता थे उनको पदभार दिया गया, ताकि ये लोग शासन चलाने के लिए एक तरह से सीख सके, बात समझे कि नहीं। तो इसके लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में। पूछेगा किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना, है ना, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में भारत आया था ना, तो इसी योजना के तहत जो है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये 13 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, है ना। 14 नंबर में है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसमें ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, हिस्ट्री में भी ये प्रश्न है,
ठीक है। और बहुत दिक्कत होता है कि कहां पर सी राजागोपालाचारी आंसर होगा और कहां पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन होगा, बहुत दिक्कत होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अंग्रेज थे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन। और जो सी राजागोपालाचारी है, ठीक है, नाम से भी आपको लग रहा होगा, सी राजा गोपालाचारी जो थे ये इंडियन थे, यानी ये भारतीय थे। ठीक है, ये अंग्रेज है और ये भारतीय है। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो है ना गलती तो हो ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये भारतीय थे। और भारत देश का पहला गवर्नर जनरल आजादी के बाद, भारत देश का अगर पूछे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत देश का पहला पूछ रहा है, ये थोड़े बोला है कि इंग्लिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल यही बना, ये भारत देश का पहला गवर्नर जनरल बना। और फिर इसके बाद जो है सी राजागोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। तो ये जब आजादी के बाद गवर्नर जनरल बने, ये तो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, और ये भारतीय थे। तो अब प्रश्न देखिए क्या बोला है कि स्वतंत्र भारत का, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, यही आंसर होगा। और आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल तो यही है, लेकिन ये पहला भारतीय नहीं है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी, जो इसके बाद बने, ये भारतीय थे। तो भारतीयों में तो पहला ही हो गया। तो अगर भारतीय, पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तब आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी, सी राजागोपालाचारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब ऐसा गवर्नर जनरल जो भारतीय हो, पहला वाला कौन था, तो सी राजागोपालाचारी। और अगर पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, अंतिम वायसराय अगर आपसे पूछेगा तो इसमें भी लॉर्ड माउंटबेटन ही आंसर होगा। इसको भी थोड़ा छांप लीजिएगा, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ये जो भारतीय जनसंघ है ना, ये जो भारतीय जनसंघ है एक पार्टी था, ठीक है, और ये पार्टी की स्थापना जो है 1951 में हुआ, 1951 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसके संस्थापक का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इनके संस्थापक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के। 1951 में ये पार्टी बना और इस पार्टी का सिद्धांत था कि हिंदू और हिंदुओं की संस्कृति का रक्षा करना, है ना। और इसका उद्देश्य था एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, है ना, ये जनसंघ का उद्देश्य था। और यही जनसंघ पार्टी जो है, आप कह सकते हो इसका पुनर्गठन करके बाद में बीजेपी पार्टी बना। हालांकि इस जनसंघ जो है, जैसे आपको पता है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी लागू हुआ, तो 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें एक पार्टी लड़ी थी ना, जनता पार्टी। तो सारे पार्टी जो छोटे मोटे थे उस समय कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो गए थे, है ना, और बना था जनता पार्टी। तो उसमें भारतीय जनसंघ का भी विलय हो गया था, लेकिन इस विचारधारा से जो भी जुड़े हुए लोग थे, बाद में उन लोगों ने मिलकर ही बीजेपी पार्टी को बनाया था। ठीक है, तो ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना, उसमें पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल, अब एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद तो जिसको मिसाइल मैन कहते हैं, वो तो राष्ट्रपति बने, है ना, और वो वैज्ञानिक थे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर 17 नंबर में भारत के प्रथम कानून मंत्री अगर आपसे पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसका आंसर बनेगा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला कानून मंत्री बने थे।
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? मैंने कहा था ना कि 2002 से 2007 तक जो राष्ट्रपति अपने देश के रहे हैं वे थे वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है ना। तो कौन से राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अलग है और मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। और यही जयप्रकाश नारायण है, याद होगा आप लोगों को कि जब 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था तो उस छात्र आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण ही थे और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तृणमूल कांग्रेस को ही ना टीएमसी पार्टी कहते हैं, ठीक है, टीएमसी पार्टी कहते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ही, ठीक है। और ये जो टीएमसी पार्टी है ना, जिसको हम लोग तृणमूल कांग्रेस पार्टी कहते हैं, इसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा घास फूल। और यही तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ना मुख्यमंत्री अभी बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना ममता बनर्जी ने किया था, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? ममता बनर्जी ने 1998 98 है ना, 1998 में किया था। तो किसने किया था? तो ममता बनर्जी ने किया था, ठीक है। ममता बनर्जी जो अभी कहां पर, जो अभी बंगाल की सीएम है, और ये 1998 में की थी। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपको याद रखना है, अमेरिका के अंदर हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दूसरों से असंगत है? असंगत का मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग है। अब तक जो पढ़े ना आप, उस आधार पर इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना सकते हैं। पहला नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो दूसरे राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए। और चौथे नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री थे। तो अब इसी से देखो सबसे अलग कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति रहे हैं और ये प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये सबसे अलग है। तो आपका ये आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखो, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राज्यपाल, और देश का संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्रपति, ठीक है, एकदम सिंपल है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, और राज्यपाल ही ना मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है। और देश का संवैधानिक अध्यक्ष पूछे तो राष्ट्रपति। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। बोलिए, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टोटल 8 है। और भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? जब अंगीकृत बोलेगा तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। अंगीकृत में यही डेट 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया है ना। अब देखो, ये वीडियो जो है ना काफी लंबा हो जाएगा। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, है ना, कमेंट करिएगा। और जो मैं डिस्कशन कराता हूं तो क्या ये ऐसे रहे या मतलब डायरेक्ट बताते चले जाए, है ना। तो ये सब अपनी राय को भी कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है।